अगर मार्वल यूनिवर्स से सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक सुपर हीरो चुनना पड़े तो अगर वो दूसरा नंबर ले तो पहला नंबर लेने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। वो है कैप्टन मार्वल, जिसने अकेले हाथों से थानोस को कुचल दिया था। अवेंजर्स की जीत सिर्फ आयरन मैन के बलिदान की वजह से नहीं थी, बल्कि उस भगवान जैसी एंट्री की वजह से भी थी जो आसमान से उतरकर पूरी जंग का रुख बदल देती है। थानोस अपनी पूरी फौज के साथ खड़ा था, लेकिन जब कैप्टन मार्वल आई तो उसकी सदी भर की मेहनत सेकंडों में टूट गई। आज हम उसी कैप्टन मार्वल की कहानी दोबारा जीने वाले हैं। उसका असली नाम है कैरल डैनवर्स। वो खुद को क्री ग्रह की सैनिक समझती है, एक सुपर एडवांस सभ्यता की योद्धा, लेकिन हर रात उसे एक ही सपना आता है। वो युद्ध के मैदान में होती है, उसके सारे साथी मर चुके होते हैं और वो अकेली बचती है। वो नींद से चौंक कर उठती है। जब भी उसे बेचैनी होती है वो अपने कमांडर रोग के पास जाती है। दोनों के बीच कड़ा ट्रेनिंग फाइट होता है। रोग उसे सिखाता है भावनाएं कमजोरी हैं, ताकत को कंट्रोल करो। कैरल हर बार हारती है, लेकिन जैसे ही गुस्सा आता है वो नियम तोड़ देती है और सामने वाले को उड़ा देती है। एक शाम वो क्री ग्रह के पवित्र मंदिर में जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है सुप्रीम इंटेलिजेंस से, जो इस ग्रह का सर्वोच्च दिमाग है। उसे बताया जाता है कि स्क्रल्स नाम की एलियन जाति पूरे ब्रह्मांड में घुसपैठ कर रही है और अब उनका निशाना क्री साम्राज्य है। मिशन साफ है, स्क्रल्स को खत्म करना और उनके कब्जे में फंसे एक जासूस को बचाना। फौरन एक स्पेस टीम तैयार होती है। स्पेसशिप कई हाइपर जंप पार करता हुआ स्क्रल्स के ग्रह पर पहुंचता है। पहले मिसाइलों से हमला होता है, फिर कैरल और उसकी टीम पानी के रास्ते अंदर घुसते हैं, लेकिन वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से उनके कम्युनिकेशन डिवाइस बंद हो जाते हैं। अब उन्हें साथ रहकर ही लड़ना होगा। तभी सामने कुछ डरे हुए शरणार्थी दिखाई देते हैं। एक स्नाइपर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन साथी उसे रोक देता है। अगले ही पल वही साथी स्क्रल में बदल जाता है और बिना हिचकिचाए उसे गोली मार दी जाती है, क्योंकि स्क्रल्स किसी का भी रूप ले सकते हैं। उधर कैरल उस जासूस तक पहुंचती है, लेकिन वो जासूस असली नहीं था, वो जाल था। कैरल पकड़ ली जाती है और उसके दिमाग से यादें पढ़ी जाती हैं, लेकिन जो सच्चाई सामने आती है वो सब कुछ बदल देती है। कैरल असल में क्री नहीं है, वो पृथ्वी की एक इंसान थी, एक एयर फोर्स पायलट। उसकी यादों में एक महिला दिखती है, डॉ लॉसन, वही महिला जो उसके सपनों में आती थी। स्क्रल्स और गहराई से यादें पढ़ने वाले थे, लेकिन कैरल खुद को झटके से जगा देती है, बंधन तोड़ देती है, गार्ड्स को गिरा देती है और भाग निकलती है। हर तरफ दुश्मन है। वो एनर्जी ब्लास्ट मारती है, लेकिन हथियार उसे रोक देते हैं। अब उसे हाथों से लड़ना पड़ता है। काफी संघर्ष के बाद वो आगे बढ़ती है, लेकिन फिर गिरा दी जाती है। आखिरी कोशिश में वो जोरदार एनर्जी वेव छोड़ती है और खुद को आजाद कर लेती है। वो पलटकर हमला करना चाहती है, लेकिन जहाज टूट चुका है। स्पेस का वैक्यूम उसे बाहर खींचने लगता है। वो तुरंत अपना हेलमेट एक्टिव करती है, एक रिवर्स एनर्जी ब्लास्ट से खुद को संभालती है, एक एस्केप पॉड चुराती है, लेकिन जाते जाते दुश्मन उसे गोली मार देता है। फिर भी वो पॉड स्टार्ट कर देती है और सीधा पृथ्वी की ओर गिरती है, लेकिन जहाज पहले से डैमेज था। एंट्री के दौरान कंट्रोल खो जाता है और कैरल सीधा एक शॉपिंग मॉल के अंदर आकर गिरती है। अब असली कहानी शुरू होती है। एक सुपर पावर वाली एलियन योद्धा जिसे अपनी असली पहचान तक याद नहीं, और एक ऐसा सच जो पूरे ब्रह्मांड की जंग बदलने वाला है। मॉल में गिरने के बाद कैरल तुरंत अपने हाथ में लगे कम्युनिकेशन डिवाइस से कमांडर यॉन रॉग से संपर्क करने की कोशिश करती है। वो अपनी लोकेशन बताने ही वाली होती है कि अचानक पीछे से एक आदमी बंदूक तान देता है। वो था युवा निक फ्यूरी। कैरल साफ साफ कह देती है, मैं एक एलियन हूँ, लेकिन पास खड़े एजेंट कूलसन इसे मजाक समझकर हंस पड़ते हैं। दोनों उसे थाने ले जाने की सोच ही रहे होते हैं कि अचानक छत पर से एक स्क्रल हमला कर देता है। कैरल तुरंत फ्यूरी को बचाती है और जवाबी हमला करती है। स्क्रल भागकर ट्रेन में चढ़ जाता है। कैरल भी एक ही छलांग में कांच तोड़कर ट्रेन के अंदर घुस जाती है, लेकिन अंदर पहुंचते ही खेल बदल जाता है। स्क्रल किसी भी यात्री का रूप ले सकता है। वो अब भीड़ में गायब हो चुका है। अचानक एक बुजुर्ग से झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। मोटा लोहे का पाइप तक टेढ़ा हो जाता है। 360 डिग्री किक, हवा में घूंसे, ट्रेन के अंदर पूरा हड़कंप। कैरल पलटवार करने ही वाली होती है कि कुछ आम यात्री बीच में आ जाते हैं और तभी स्क्रल फिर किसी और का रूप लेकर छत पर भाग जाता है। कैरल पीछे दौड़ती है, लेकिन उसे जोरदार लात मारकर गिरा दिया जाता है। वो ट्रेन के किनारे से लटक जाती है। उधर गिरती हुई लोहे की प्लेट लगभग फ्यूरी को मार ही देती। कैरल जैसे तैसे छत पर चढ़ती है और एक एनर्जी ब्लास्ट मारती है,
लेकिन स्क्रल फिर बच निकलता है। उधर फ्यूरी को अचानक कूल्सन का फोन आता है। कूल्सन कहता है कि वो अभी भी मॉल में है, लेकिन फ्यूरी की बगल वाली सीट पर भी कूल्सन बैठा है। अब फ्यूरी समझ जाता है ये स्क्रल है। दोनों कार में ही लड़ पड़ते हैं। स्क्रल बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कार का कंट्रोल छूट जाता है और वो बस से टकरा जाती है। फ्यूरी बच जाता है, लेकिन स्क्रल वहीं खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ कैरल अपने ट्रैकर से बाकी स्क्रल्स की लोकेशन पकड़ लेती है। वो फ्यूरी से मिलती है। फ्यूरी साबित करने की कोशिश करता है कि वो असली इंसान है। इतना तक कह देता है कि बचपन में वो बिस्तर गीला कर देता था। जब कैरल की बारी आती है, वो बस इतना कहती है। स्क्रल्स के हाथों से एनर्जी ब्लास्ट नहीं निकलते। अब दोनों एक टीम बन जाते हैं। फ्यूरी एलियन की लाश को हेडक्वार्टर ले जाता है। फिर दोनों निकलते हैं प्रोजेक्ट पेगासस की तरफ। शील्ड एजेंट की पहचान से वो आसानी से अंदर घुस जाते हैं। सिक्योरिटी चेक पार करते हुए आखिरकार वो सीक्रेट आर्काइव रूम में पहुंचते हैं। वहां उन्हें मिलते हैं लाइट स्पीड इंजन के डिजाइन और एक चौंकाने वाला सच। डॉ लॉसन दरअसल एक क्री वैज्ञानिक थी। फोटो में खुद को देखकर कैरल की यादें झलकने लगती हैं। उसी समय फ्यूरी का बॉस वहां पहुंचता है। वो फ्यूरी को निकोलस कहकर बुलाता है। बस यही फ्यूरी समझ जाता है ये उसका असली बॉस नहीं है, क्योंकि कोई भी उसे निकोलस नहीं बुलाता। वो तुरंत एलिवेटर से उतर जाता है, लेकिन स्क्रल उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते फ्यूरी एलियन से हारने लगता है। तभी कैरल एंट्री मारती है और दोनों छत की ओर भागते हैं। सीढ़ियों पर उन्हें मिलता है युवा कूल्सन, जो अभी नया शील्ड एजेंट है। वो सच्चाई समझता है, लेकिन उन्हें जाने देता है। दोनों पार्किंग में पहुंचते हैं। कैरल की नजर एक फाइटर जेट पर टिक जाती है। फ्यूरी पूछता है उड़ाना आता है? कैरल जवाब नहीं देती, सीधे एक्सीलरेटर दबाती है और दोनों वहां से उड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं, एक मोटी सी नारंगी बिल्ली पीछे बैठी होती है। अजीब बात, वो कैरल को देखकर बेहद अपनापन दिखाती है, जैसे उसे पहचानती हो। अब कैरल सच जानना चाहती है, क्या वो कभी सच में पृथ्वी पर रह चुकी थी? कार्रोल और उनकी टीम फोटो में दिखी दूसरी पायलट मारिया राम्बो को ढूंढने में सफल हो जाते हैं। मारिया की आंखों में अविश्वास साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसकी यादों में कारोल 6 साल पहले ही मर चुकी थी। जैसे ही वे अपनी यादों को साझा करते हैं, कैरस फिर से सामने आता है। वह दावा करता है कि उसने सब कुछ समझ लिया है और कारोल की असली पहचान साबित करने का सबूत भी उसके पास है। फिर सभी लोग एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग में दिखाया गया कि कैसे कारोल डॉ लॉसन की नवीनतम खोज लाइट स्पीड इंजन की रक्षा के लिए एक अंतरिक्ष यान में खतरे की लड़ाई लड़ती है। कारोल अपने बेहतरीन ड्राइविंग कौशल से दुश्मन के पीछे पहुंचती है, लेकिन दुश्मन पीछे से लेजर फायर कर देता है। कारोल घायल नहीं होती, लेकिन डॉ लॉसन गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं। उनके सिर से हरा खून बहता है। जैसे ही कारोल उन्हें बचाने की कोशिश करती है, एक हमलावर आता है, लेकिन वह स्क्रूल नहीं है, बल्कि कारोल का अपना साथी रोग। कारोल मजबूरी में अपना हाथ उठाकर उसे बेहोश कर देती है और नीली ऊर्जा उसकी शरीर में समा जाती है। एक भयंकर धमाके के बाद कारोल बेहोश हो जाती है। रोग उसे क्राइस्टार वापस ले जाता है और ब्रेन वॉशिंग शुरू कर देता है। सामना करते ही कारोल को यह अचानक झटका बेहद कठिन लगता है, लेकिन तब कैरास रोग के असली मकसद को उजागर करता है। दरअसल स्क्रूल्स ही असली पीड़ित हैं। क्राई लोग उनके घरों पर कब्जा कर रहे थे और उन्हें मार डालना चाहते थे। अब एकमात्र रास्ता बचता है लाइट स्पीड इंजन का ऊर्जा कोर ढूंढना, ताकि वे अपना घर फिर से बना सकें। न्यायप्रिय कारोल तुरंत सहमति देती है। वे सीधे रोसेन की गुप्त प्रयोगशाला की ओर रवाना होते हैं। कारोल अपने हाथ के डिवाइस को सक्रिय करती है और सामने एक विशाल अंतरिक्ष युद्ध पोत प्रकट होता है। जैसे ही वे प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं, उन्हें पता चलता है कि ऊर्जा कोर वास्तव में कॉस्मिक क्यूब है। टारोस अपने परिवार को वहां सुरक्षित पाता है, लेकिन रोग अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। कारोल पर हार्नेस की वजह से पूरी ताकत नहीं लग सकती। अंत में रोग उसे पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। साथ ही कारोल को कैद कर लिया जाता है। उसका दिमाग सुप्रीम इंटेलिजेंस में अपलोड कर दिया जाता है। कारोल विरोध करना चाहती है, लेकिन एक ही चुटकी से उसे दबा दिया जाता है। फिर उसे दीवार से टकरा दिया जाता है, जहां मरकरी जैसी सतह उसे ख्वानजिंग में ले जाती है। सुप्रीम इंटेलिजेंस उसे हर तरह की असफलताओं से डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसने एक चीज को नजरअंदाज किया, कारोल की मानव इच्छा शक्ति। भले ही हर जीवन में असफलताएं हों, मानव हमेशा गिरने के बाद उठना जानता है। कारोल अपने शरीर से हमले झेलती है, फ्लाइंग यान और मानसिक दुनिया हिलते हैं। फिर वह अपनी सुपर पावर नियंत्रक हार्नेस हटा देती है। फोटो एनर्जी फिर से पूरे शरीर में दौड़ती है। वह बस हल्का सा धक्का देती है और चारों तरफ सब कुछ तबाह कर देती है। फिर कारोल कॉस्मिक क्यूब उठाती है, एक कदम में फ्यूरी और अन्य को बचाती है। फ्यूरी को क्यूब लेकर भागने को कहती है, खुद रहकर दुश्मनों
दुश्मनों का ध्यान भटकाती है, लेकिन फ्यूरी कहता है कि वह क्यूब संभालने में सक्षम नहीं है। अगले ही पल वे डर से अचंभित रह जाते हैं। 3 लोग अलग अलग दिशाओं में भागते हैं ताकि मिशन सफल हो सके। कारोल अकेले ही ब्रिज पर पहुंचती है और रॉग और उसके साथियों को रोक देती है। जैसे ही बड़ी दाढ़ी वाला दुश्मन सामने आता है, कारोल की एक पंच से पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है। फिर वह एक के बाद एक अपने दुश्मनों को बाहर कर देती है। वे बिल्कुल भी उसके सामने टिक नहीं पाते, लेकिन तभी रॉग पीछे से हमला करता है। कारोल को जोरदार तरीके से जमीन पर पटक दिया जाता है और लोहे के फ्रेम में फंसा दिया जाता है। उनके सुव्यवस्थित हमले के सामने कारोल थोड़े समय के लिए दबाव में आ जाती है। दूसरी ओर फ्यूरी कुछ सैनिकों के सामने अटक जाता है और बदकिस्मती से रैम्बो का पिस्तौल भी फेल हो जाता है। कारोल के पास कोई विकल्प नहीं बचता, उसे फिर से खुद को लड़ाई में झोंकना पड़ता है। फिर सब लोग एक विमान में चढ़ते हैं और बहुत ही तंग मौके पर मातृक जहाज से पृथ्वी की ओर उड़ान भरते हैं, लेकिन रॉग भी विमान में चढ़ जाता है। कारोल उसे रोकना चाहती है, लेकिन रॉग उसे सीधे अंतरिक्ष में ले जाता है। जैसे ही वह पृथ्वी की सतह पर गिरने वाली होती है, कारोल की आंखों में फिर से रोशनी जगमगाती है। वह जोर से उड़ती है और रॉग के फाइटर को एक पंच से नष्ट कर देती है। फिर भारी गिरावट के साथ जमीन पर उतरती है। तभी 10 अंतरिक्ष जहाज पृथ्वी के ऊपर प्रकट होते हैं और हमलावर हैं युवा रोनन। वे बिना कोई समय गंवाए पृथ्वी की ओर कई मिसाइलें दाग देते हैं, लेकिन कारोल मुश्किलों का सामना करती है। वह अपने दोनों हाथों से उन्हें पकड़ती है और जोर से फेंक देती है, फिर सीधे अंतरिक्ष में उड़ती है। रोनान के जहाज तुरंत उसे रोकने का आदेश देते हैं। अनगिनत ड्रोन हमला करते हैं, लेकिन इतनी भारी फायर पावर के सामने उनकी संख्या कुछ भी नहीं है। आखिरकार यहाँ तक कि विशाल मातृक जहाज भी एक झटके में नष्ट कर दिया जाता है। रोनान देखता है कि सामने एक बग लेवल की ताकत है और उसे वापसी का आदेश देना पड़ता है। फिर कारोल पृथ्वी पर लौटती है। जैसे ही रॉग, जो अभी अभी विमान से निकला है, कारोल को चुनौती देने आता है, लेकिन कारोल उसे रोकती तक नहीं और एक ही पंच से उसे पटक देती है। नुकसान से बचने के लिए कारोल उसे जबरदस्ती विमान में डाल देती है और उसे कृषि की दिशा में भेज देती है। रॉग कुछ समय तक लड़ता है, लेकिन अगले पल फोटोन कैनन से अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। दूसरी ओर बेधड़क फ्यूरी अब भी चुनौती दे रहा होता है, लेकिन एक ही पंजे के वार से फ्यूरी पूरी तरह से एक आंख वाला बन जाता है। जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी। कारोल फ्यूरी को एक पेजर छोड़ देती है और फिर अकेले अंतरिक्ष की ओर उड़ जाती है, अपने दम पर पूरे ब्रह्मांड की शांति की रक्षा करने के लिए।